दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहित और स्वाति हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी उड़ान भर चुके थे तो दूसरी तरफ टापू पर भूमिका और अनिका उन सभी गुंडों को देखकर काफी हैरान भी थी। सभी हैरान थे। तभी भूमिका अपनी दबी आवाज में अनिका से कहती है, अनिका, अगर हम इन सब गुंडों के साथ यहीं पर लड़ने लग गए तो हो सकता है कि हम समय पर वहां पर उन लोगों कोई ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रोक पाएंगे। हमारे पास समय बहुत ही कम है। यानी भूमिका ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, भूमिका, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनिका की ये बातें सुनकर भूमिका और उसके बाकी के साथी हैरानी से अनिका की तरफ उसकी तरफ चेहरा करके देखने लग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर अनिका यहाँ पर क्या कहना चाहती है और उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था। हमारी मंजिल तो कुछ और ही है, लेकिन अनिका यहाँ ही अपनी मंजिल को बता रही है, ऐसा क्यों? उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। बस एक दूसरे की तरफ ऐसे ही आंखों में देख रहे थे। वे एक दूसरे के चेहरे को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। शायद अनिका की बातें किसी को समझ ही नहीं आई, लेकिन वहां पर अब अनिका पूरी टीम को अनिका अब कोई भी बात समझाने में नहीं आती तो अनिका उन्हें आराम से बस शांत होने का इशारा करती है। अब भूमिका काफी परेशान होते हुए अनिका से कहती है, अनिका, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम साफ साफ बता सकती हो? तभी अनिका भूमिका और अपनी पूरी टीम की सारी ही बातें सुन चुकी थी, क्योंकि सभी सिप सिप करके एक दूसरे के कानों में बातें पूछ रहे थे। तभी एक दूसरे के इशारे से नाम में सिर हिला रहे थे। अनिका ने सबको नोटिस कर लिया था। फिर अनिका कहती है, यहाँ के उन लोगों को जो हमने सैटेलाइट के द्वारा जो लोकेशन हमारे पता की थी, वह एक्चुअली में वे लोकेशन इनकी ही नहीं बल्कि इनकी असली लोकेशन तो यहाँ थी। वे हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। अब अनिका सभी की सारी बातें बताती है और अब अनिका कहती है कि यहाँ पर जो ये घर है, इसी में ये लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी प्लानिंग करते हैं और यही इनका सबका काफ़ी जो वायरस बनाने का काम है वो यहीं पर इन लोगों का सबसे मुख्य जो व्यक्ति है वो भी मिल सकता है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। इसलिए मैंने यहाँ की हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं, इसलिए मैंने आप सभी को यही बोला। तभी पीछे से अनिका की सारी बातें सुनकर उसके साथ ये एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वह पीछे आवाज़ जैसे ही मुड़ते हैं तभी यह किसी एक अलग से व्यक्ति की आवाज़ थी। वह पीछे से कहता है, लड़की, तुम काफ़ी समझदार हो जो तुमने इतनी आसानी से हमारी सारी प्लानिंग समझ ली है, लेकिन अफसोस अब तुम सबको मरना होगा, क्योंकि तुमने उस राज को पता कर लिया गया है। शायद हम भी नहीं चाहते थे कि दुनिया में के सामने हमारे लोगों का सामना किसी और के सामने से हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे बारे में कोई भी राज दूसरों तक पहुँचे। हमारा राज ही राज रहे, लेकिन अब हमारे राज तुम्हें पता चल चुका है। अब तुम लोगों को भगवान के पास तो अब जाना ही होगा। तुम्हें हम लोगों से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब तुम्हारा मना तय है। जिसका मकसद हो तुम अपनी अपनी बातें बता सकते हो या सोच सकते हो, या जिस मकसद को लेकर हमने इस वायरस को बनाया है वे तो कामयाब होकर ही रहेगा। लेकिन अफसोस, अब तुम लोगों उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम लोगों को तो देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास तो ना तो पर्याप्त टीम है और ना ही पर्याप्त हथियार है। ये कहकर अब वह इंसान गोली चला देता है, लेकिन उसे किसी का गोली नहीं लग पाती। सभी व्यक्ति अपना बचाव करने में सफल हो जाते हैं। इससे पहले कि वह फिर से दूसरा फायर कर देता, तभी कौटिल्य ने झट से उसके हाथ पर एक गोली मार दी, क्योंकि पीछे जब बाहर दो व्यक्ति आदमी खड़े थे तब कौटिल्य और अर्जुन सिंह ने उनसे उनकी गोलियां छीन ली थी। इसलिए उनकी गन अभी भी अर्जुन और कौटिल्य के पास ही थी। इसलिए कौटिल्य ने ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से उस आदमी के हाथ पर गोली तान दी, और जिसके कारण वह आदमी की हाथ से वो गन नीचे की तरफ गिर जाती है। लेकिन तभी गोलियों की आवाज़ से बाकी गुंडे भी सावधान हो जाते हैं जो अंदर थे, क्योंकि अब उन गुंडों को संदेह हो जाता है कि बाहर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इसलिए वे भी जल्दी से वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं।
अब यहाँ पर अनिका और उसकी पूरी टीम के पास ज़्यादा हथियार ही तो नहीं थे, लेकिन बस उनके पास थे तो कौटिल्य और अर्जुन सिंह के पास एक एक गन उन्हें उन गुंडों से छीन ली थी। जबकि यहाँ पर जितने भी गुंडे थे, जितने भी लोग थे, उन लोगों के पास एक से एक एडवांस के फीचर वाली हथियार थे और या राइफल थी जिनके बारे में किसी के द्वारा सोचा भी असंभव है, जिसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत ही मुश्किल था। अब यहाँ पर सभी को लग रहा था कि वो लोग इन गुंडों से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इन लोगों को अनिका और उसकी टीम के पास तो ज़्यादा हथियार ही नहीं है, लेकिन उनके पास उनके अपोजी टीम के उस ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज़्यादा हथियार थे। लेकिन फिर भी अनिका सोचती है कि अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ना जाने लोग कितने और तबाह मचा पाएंगे और कितने लोगों को मौत के घाट उतारेंगे। इसलिए अब अनिका अपनी पूरी टीम ने अपनी पूरी टीम के लिए एक फैसला कर लिया था और सभी के दिमाग में काफ़ी मोटिवेशनल बातें उनके दिमाग में कहना स्टार्ट कर दिया था। उन सभी से कहा, अगर आज हमारी जान भी चली जाए तो ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि हमें लाखों या फिर करोड़ों लोगों की जान जो बचानी है, इस ऑर्गेनाइजेशन को आज ख़त्म ही करना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। और सभी अपनी टीम की तरफ देखती है और सभी थम्स अप का इशारा करते हैं, क्योंकि सभी अनिका की बात से सहमत थे। फिर अपनी टीम को दोबारा अनिका कहती है, हमारा फ़र्ज हमें अपने देश के लिए इन सब लोगों के साथ लड़ना ही होगा। ये मत भूलो कि हम लोगों के पास ज़्यादा हथियार नहीं है, लेकिन हमारे पास वो ताकत है जो इनके पास नहीं है। हमारे पास अपना एक दिमाग है जो इनसे काफ़ी इंटेलिजेंट है। ये लोग दूसरों के बताए हुए कदमों पर चलते हैं, तब इन पर नियंत्रण पाया जाता है, लेकिन हमारा नियंत्रण तो अपने आप पर है। हम अपनी सूझबूझ का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इनसे डरने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को पास जितने भी हथियार हैं, हम उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते। भले ही हमारे पास कोई भी हथियार नहीं हो, लेकिन अपनी सूझबूझ से और अपनी फाइट से इन लोगों को दिन में तारे दिखा देने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अपनी पूरी टीम पर कि आज हम इनको हरा कर ही यहाँ से जाएंगे। भले ही हम जिए या मरें, उसका बारे में तुम बिल्कुल भी मत सोचना। बस एक बात याद रखना कि अगर हमें किसी को भी कुछ भी होता है तो वह इस ऑर्गेनाइजेशन को एक इंसान 2-3 गुंडों को मार कर ही अपना दम तोड़ेगा। यह मुझे पक्का विश्वास है। अनिका की ये सब बातें, मोटिवेशनल बातें सुनकर काफ़ी अपने आप को संतोषजनक समझने लग जाते हैं। अब अनिका कुछ पल के लिए तो चुप हो जाती है, फिर वो तब आगे की तरफ देखती है। क्या उसकी टीम कोई भी कुछ पूछना चाहता है या कोई भी कुछ संकोच है उनके अंदर? लेकिन उसकी पूरी की पूरी टीम बस ध्यान से अनिका की बातें ही सुन रही थी। इसलिए अब वो लोग अनिका की अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, हमारे पास यहाँ पर करो या मरो करो, सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन हमें लड़ना होगा। या तो हम जिएंगे या फिर मरेंगे, लेकिन देश के लिए सब कुछ करेंगे। बस हमें इनसे लड़ना होगा या मरना होगा, वो तो आगे का फैसला है, लेकिन हमें इन लोगों के साथ फाइट में उतरना ही होगा। हमारे पास इसके अलावा कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है। अनिका अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ये सब बातें कर रही थी। अब वह लोग इतने मोटिवेशन हो चुके थे कि वे अपनी अनिका की इस फाइट में उसका पक्का और काफ़ी बलपूर्वक उसका साथ देने वाले थे। अब उनके दिमाग में जो पहले ऑप्शन था या फिर सोच थी कि उन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार है, लेकिन अब तो वो दिमाग से ही निकल गई थी। एक तरफ तो अनिका और उसकी पूरी टीम अब इन दुश्मनों का हमला कर दिया था, तो वहीं अनिका के मैसेज दूसरी तरफ मिलने के बाद अब स्वाति के चेहरे पर सुकून देखने को मिला हुआ था। स्वाति रोहित के साथ अपने उस चैम्बर में बैठकर अनिका वाली लोकेशन पर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा जब अपने हेलीकॉप्टर में उड़ने के लिए वो अपने आराम से उड़ान भरती है तो रास्ते में उसे वही क्रूड आता हुआ दिखाई देता है जो अक्सर अनिका और स्वाति के बीच के मैसेज का काम करता है। अब उसे देखकर स्वाति मल्होत्रा उसे कुछ इशारा करती है। रोहित अब उस हेलीकॉप्टर को आराम से चलाने का काम करता है, तो वहीं स्वाति मल्होत्रा उस क्रूड से आंखों के इशारे में आराम से ही बातें करती है और उसे सारी बातें समझ में आ जाती है। जो अनिका ने उसे मैसेज भेजा था वो अब स्वाति मल्होत्रा को पता चल चुका था और रोहित को लोकेशन मिल चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने उसी डायरेक्शन में अपना हेलीकॉप्टर को चलाना स्टार्ट कर दिया था। स्वाति मल्होत्रा जो अब तक अपनी भावनाओं में बहकर फैसला ले रही थी, वह अब एक बार फिर स्वाति प्रैक्टिकल होकर अब सोचने लग गई थी। स्वाति वहाँ पर
आराम से हेलीकॉप्टर में बैठकर जो बूढ़े बाबा ने स्वाति मल्होत्रा को बातें बताई थी वो सब सोचने लग जाती है, क्योंकि बूढ़े बाबा ने कहा था, मैडम आज तक आपने अनिका और उसके परिवार को बचाने के लिए, उसको सिक्योरिटी देने के लिए अब तक दुनिया के सामने खुद को मरा हुआ साबित करना पड़ा। लेकिन मैडम एक बार सोचिए, अगर आप अब इन दुश्मनों के सामने आ गई तो हो सकता है तो आप अपने दुश्मनों के सामने आते ही अपनी बेटी और उसके परिवार को शायद खतरे में डाल सकती हो, और पता नहीं उसके बाद कितने और दुश्मन बन जाएंगे और नए खड़े हो जाएंगे जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए अब बूढ़े बाबा के ये शब्द आते ही अब स्वाति कुछ पल के लिए तो हैरान हो जाती है। वहीं रोहित उसके पास बैठकर अभी स्वाति के चेहरे को एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। अब स्वाति का इतना परेशान होते हुए देखकर रोहित स्वाति के मल्होत्रा से पूछता है, माँ क्या हुआ, क्या आपको कुछ परेशानी है? अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ नहीं कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। इतनी बातें सुनने के बाद स्वाति मल्होत्रा चुप ठहर जाती है, लेकिन रोहित को अंदाजा हो चुका था कि यहाँ स्वाति मल्होत्रा कुछ तो सोच रही है। और तभी रोहित अब स्वाति मल्होत्रा को फिर से कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद आप अब अपने दुश्मनों के सामने जा रही है, इसी बात को लेकर आप परेशान हो नहीं। तभी स्वाति मल्होत्रा एकदम से रोहित की तरफ अपना चेहरा घुमा लेती है, और क्योंकि स्वाति को खुद भी अंदाजा नहीं था कि रोहित सच में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि उसने जस्ट उसके चेहरे को देखकर ही इसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। अब स्वाति कुछ पल के लिए तो कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर दूसरी दफ़ा रुक कर दोबारा बोलना स्टार्ट करती है। स्वाति कहती है, हाँ मैं अपनी गर्दन हिला देती है। अब स्वाति कहती है कि उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, एक बार हम वहाँ पर उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, फिर मैं वहाँ उतर जाएंगे। पीछे से मेरी टीम भी आ रही है और आप वहाँ से वापस आ सकती हो, क्योंकि मैं भी अब आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको उन दुश्मनों के सामने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए जब तक कोई भी हमें दुश्मन हमारे कितने हैं हमें पता ना हो। हमें अपने दुश्मन के बारे में पता नहीं चल जाता। हमें कैसे अपने ताश के सारे पत्ते उनके सामने खोल कर रख दें। हमें अपने लिए कुछ एक हुक्म का इक्का तो रखना ही होगा। आप यहाँ पर मैं और रानी पर्याप्त हैं इन सब गुंडों को लड़ने के लिए। उधर मयूर भी आई थिंक वो भी अपनी टीम को लेकर आगे की तरफ बढ़ चुका था। इसलिए मैं भी यही कहता हूँ कि आप वापस चली जाएं, क्योंकि एक फाइट हम लोगों की ही है, हम यहाँ पर लड़ लेंगे। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है, क्योंकि आप पीछे से हमें प्रोटेक्ट करती रहती हैं। अगर आप कभी भी, मैं अनिका और या फिर हमारी पूरी टीम कभी भी इन लोगों के साथ लड़ने में कामयाब नहीं होती है तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप मुझे या हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करेंगी। इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी वापस चली जाएं, हम इन लोगों को खुद निपट लेंगे। रोहित की ये सारी बातें सुनने का अब स्वाति कहती है, कहीं एहसास होता है वह कितना गलत डिसीजन लेकर यहाँ तक आई है। उसके इस डिसीजन के कारण न जाने अनिका की जिंदगी में क्या तहस नहस हो जाता। इतना सब सोचने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर अपना डिसीजन ले लेती है। वह सोच कर कहती है, तुम ठीक कह रहे हो रोहित, मुझे सच में वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम काफ़ी समझदार वाली बातें कर रहे हो, यही एक फैसला ठीक होगा। मैं कुछ भावों में काफ़ी बह गई थी, इस कारण से मुझे ये फैसला लेना पड़ा। अनिका की लोकेशन ना मिलने में मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गई थी। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अभी के अभी किसी भी तरह वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि हमारी फैमिली में ऐसा कौन इंसान है जो अस्थि का सांप है, तब तक मुझे इस गोपनीयता को बनाकर ही रखना होगा। जो भी अनिका के दुश्मन है, इसलिए अब स्वाति रोहित से कहती है, वहाँ जाना तुम्हारा, वहाँ पर मेरा अब कोई भी काम नहीं है, इसलिए तुम्हें ही वहाँ पर जाना होगा। इसलिए तुम वहाँ पर जाओ, और अभी मेरा किसी के सामने आने का टाइम नहीं आया है। ये कहकर स्वाति वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगती है। एक तरफ यहाँ स्वाति मल्होत्रा अपना मन बना लेती है कि वह वापस जाने वाली है, तो दूसरी तरफ अनिका और उसकी पूरी टीम दुश्मनों पर हैवी होने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके दुश्मन उन पर भारी पड़ते जा रहे थे, क्योंकि एक तो अनिका की टीम के सदस्य कम थे जबकि दुश्मनों के पास गुंडे ज़्यादा थे, और दूसरी उनके पास विशेष प्रकार के हथियार थे, तबकि अनिका के पास टीम के पास हथियारों की भी कमी थी। अनिका अगर अपनी मार्शल आर्ट का भी प्रयोग करती है, तभी अनिका उन सब के
को छुड़वा नहीं पाती या उन सभी को ढेर नहीं कर पा सकती। अनिका के ये कोई भी मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अभी अनिका इस सब के बारे में ना सोचकर अनिका अपने साथियों की मदद नहीं कर सकती थी। अनिका के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था कि वह वहां पर तैयार हो रही वायरस को नष्ट करना, उनको नाकाम करना। इसलिए अब अनिका चाह कर भी अपने साथियों के पास नहीं जाना चाहती थी। वह जल्द से जल्द अंदर जाकर उन सभी चीज़ों को तहस नहस करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था तब तक वो ये काम करती है तब तक उसके साथी इन्हें यहाँ पर रोक कर रखेंगे। अपने साथियों को वहीं पर छोड़ देती है, क्योंकि अनिका अपने साथियों पर पूरा विश्वास रखती है। अनिका को ये भी पता था कि उसकी डिपार्टमेंट, जो स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम है, वह अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वहाँ अपनी फाइट को कंटिन्यू रख सकते हैं। उनके पास हालात कैसे भी क्यों ना हो, ये इन लोगों के लिए परीक्षा का ही एक समय है। इन्हें यहाँ पर बिना हथियारों के ही लड़ना था। इसलिए अनिका इनके बारे में ना ज़्यादा सोचकर अब उस वायरस को नष्ट करने के बारे में प्लानिंग करनी स्टार्ट कर देती है। उसे कैसे भी करके अब इस वायरस को ख़त्म करना होगा। एक तरफ अनिका और उसकी पूरी टीम गुंडों के साथ फाइट कर रही थी, तो दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में भी वहाँ पर एकदम हड़कंप मच चुका था, क्योंकि आकाश ने कई बार मयूर को फ़ोन लगा चुका था। आकाश बार बार मयूर का फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार मयूर का फ़ोन बंद आ रहा था, जिसे आकाश के चेहरे पर एक टेंशन नजर आ रही थी। असल में रोहित से बात करने के बाद ही मयूर का फ़ोन बंद हो चुका था, क्योंकि उसकी बैटरी लो हो चुकी थी। अब जब से रोहित और मयूर गुलेरिया की बात हुई थी, तब से मयूर अनिका को प्रोटेक्शन देने के लिए निकल चुका था। मयूर को ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसका फ़ोन ऑफ होने के वाला है। उसको अनिका की टेंशन में इतना भी याद नहीं था, क्योंकि मयूर गुलेरिया यहाँ पर अनिका को बहुत ही मानता था, क्योंकि पीछे अनिका के एक तो उसके पर काफ़ी एहसान भी थे, और दूसरा उसकी आइडल भी थी, और तीसरा उसकी जान भी उसके द्वारा ही बचाई गई थी। इसलिए मयूर यहाँ पर अनिका को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव था। वह आकाश ने अब मयूर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है और उसको फ़ोन लगाना दोबारा स्टार्ट करता है, लेकिन जब तक उसका फ़ोन स्विच हो चुका था। अब बार बार आकाश फ़ोन लगाता है, लेकिन बार बार ही उसका फ़ोन ऑफ आता है। ये बात खुद आकाश भी समझ नहीं आ पा रहा था कि मयूर का आखिर फ़ोन बंद क्यों आ रहा है। अगर बंद है तो उसने मुझे कोई मैसेज वगैरह भी नहीं भेजा। तभी आकाश को कुछ याद आता है। तभी उस मयूर की एक टीम का मेंबर्स का नंबर उसके फ़ोन में था। तभी वह फ़ोन लगाता है तो दूसरी तरफ से कॉल उठाता है। तभी आकाश उससे पूछता है कि क्या हुआ, कहाँ पर हो। तभी उसका जो के मेंबर ने भी सारी बातें आकाश को जल्द से जल्द सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जो अभी अभी उनके साथ इंसिडेंट हुआ था। अनिका मैडम और उसके साथियों को ढूंढने के लिए अलग दिशा में जा रही हैं। मयूर सर हमारे साथ नहीं है, वे दूसरी टीम के साथ है। उस आदमी की बात सुनकर अब आकाश की काफ़ी परेशानी हो जाता है, क्योंकि आकाश गुलेरिया को तो ये अंदाजा ही नहीं था कि ये सब चल क्या रहा है। उसकी मयूर की टीम के आदमी क्या बात कर रहे हैं, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आकाश एकदम से मुठियाँ कस कर बीच लेता है, क्योंकि आकाश यहाँ पर कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं अनिका को ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मयूर अब सबका ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वह फ़ोन को डीक फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। और इतना कहने के बाद अब आकाश ठीक है कहकर फ़ोन को कट कर देता है। जैसे ही तुम्हें कोई बात या खबर के बारे में अनिका के या मयूर के बारे में पता चले तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्मेशन देना। आकाश की बातें सुनकर वो व्यक्ति दूसरी तरफ से कहता है, जी साहब, जैसा आपने कहा सर, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। इतना बोलने के बाद वह व्यक्ति फ़ोन कट करके अपनी पॉकेट में डाल लेता है और अब एक बनावटी मुस्कान के साथ सबकी तरफ देखता है, ताकि कोई भी उसके ऊपर शक ना करे। पूरी गुलेरिया परिवार में किसको भी ये अंदाज़ा नहीं था कि आखिर मयूर कहाँ है और आकाश भी उन सब के पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि आकाश सभी के सामने कुछ शो नहीं करना चाहता था, उसे कुछ छुपाना चाहता था। अब आकाश एक बनावटी मुस्कान के साथ कहता है, कहने क्या वाला था कि तभी करण गुलेरिया पूछते हैं, आकाश बताओ तुम्हारे मयूर से क्या बात हुई है, क्या हुई या नहीं। आकाश अब सकपका जाता है और अपनी गर्दन हिला देता है। तभी करण गुलेरिया कहते हैं, लेकिन क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं हुई। तभी करण आकाश को कहते हैं, क्योंकि मेरा मयूर से बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें अभी जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। करण गुलेरिया की ये बातें सुनकर आकाश फिर से कहता है, एक्चुअली बात क्या है। अब मयूर को फ़ोन नहीं लग रहा, उसको किसी टीम के मेंबर ने बुलाया है। उसने कहा वह जल्द से जल्द हमारी मयूर से बात करा दो, लेकिन हमें अभी राजलक्ष्मी हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्योंकि उसे किसी भी टाइम उसकी डिलीवरी हो सकती है।
तभी आकाश कहता है कि पापा दरअसल बात ऐसी है, मयूर को आने में टाइम भी लग सकता है, इसलिए हमें राजलक्ष्मी को हॉस्पिटल ही लेकर जाना चाहिए। तब तक वो भी वहीं पर आ जाएगा क्योंकि राजलक्ष्मी की तबीयत काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। राजलक्ष्मी का ये लास्ट ट्रिम था तो 9वें महीने तक चल रहा था। अभी डिलीवरी का भी टाइम है और कभी भी उसको डिलीवरी हो सकती है। उसे पेन स्टार्ट हो गए, इसलिए अब उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। राजलक्ष्मी भी इस बारे में अच्छे से जानती थी कि उसका कभी भी हॉस्पिटल में जाना कितना जरूरी है, लेकिन राजलक्ष्मी को यहाँ पर मयूर का साथ होना जरूरी लगता है। इसलिए एक तरफा से जहाँ आकाश मयूर गुलेरिया को लगातार फोन करने की कोशिश कर रहा था, वहीं मयूर राजलक्ष्मी के बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन जैसे ही आकाश का फोन नहीं लग रहा था वैसे ही वह राजलक्ष्मी का जब मयूर गुलेरिया का कॉल कर रही थी तब मयूर का नंबर बंद आ रहा था। आकाश की ये बात सुनकर मयूर यहाँ पर अभी नहीं आ सकता तो राजलक्ष्मी के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी तो आज छा जाती है क्योंकि वह भी काफ़ी देर से उसे फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। राजलक्ष्मी चाहती थी इस लास्ट मोमेंट और लास्ट टाइम में उसका मयूर के साथ होना बहुत ही ज़रूरी था। इस लास्ट मोमेंट में मयूर के साथ वह एक पल बिताना चाहती थी, लेकिन अब मयूर यहाँ पर नहीं था। तभी नंदिनी राजलक्ष्मी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, हम है ना, तुम्हारी डिलीवरी से पहले ही मयूर तुम्हारे पास आ जाएगा। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए जो हमारे हाथों से परे हो, तभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। बच्चों को तुम और तुम्हें हमें 3 को एक प्रोटेक्ट करना है। नंदिनी आगे आते हुए कहती है कि अब हमें राजलक्ष्मी को हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। नंदिनी की बात पूरी होते ही नंदिनी और श्रेया दोनों ही राजलक्ष्मी को सहारा देते हुए गाड़ी की तरफ ले जाती हैं। आकाश भी अब उन्हीं के साथ चल जाता है। तभी पीछे से करण गुलेरिया आवाज़ दी। आकाश करण गुलेरिया की आवाज़ सुनकर पीछे की तरफ रुक जाते हैं। राजलक्ष्मी श्री आनंदी वहाँ से जाने के बाद अब दरअसल जब आकाश करण एक दूसरे से बात कर रहे थे, मयूर के बारे में पूछ रहा था, तब शायद आकाश के फेस पर टेंशन के भाव साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे। तभी करण गुलेरिया उससे पूछते हैं, क्या बात है, क्या कोई ऐसी वैसी बात है, क्योंकि तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा है कि बात कोई गंभीर है। आकाश कुछ नहीं कहता और काफी परेशान हो जाता है जब करण उससे ये बात कहते हैं। फिर करण कहते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ तुम मुझसे छुपा रहे हो, मयूर कहाँ है, लेकिन कोई बात तो बताओ। इसलिए आकाश ने करण गुलेरिया को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे शांत रहने का कहा ताकि श्रेया नंदिनी राजलक्ष्मी चली जाए, उसके बाद वह उन्हें सब कुछ बता सकता है। अब करण गुलेरिया चुप हो जाते हैं और नंदिनी और श्रेया और राजलक्ष्मी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी करण गुलेरिया अब आकाश के फेस के सामने आ जाते हैं क्योंकि वो तीनों गाड़ी की तरफ बढ़ चुकी थी। अब करण कहते हैं कि आकाश मुझसे कुछ मत छुपाना, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ। तभी आकाश कुछ फेस पर एक स्माइल क्रिएट करने की कोशिश करता है, फिर कहता है कि कुछ नहीं, ऐसी परेशानी की तो कोई भी बात नहीं है। अक्सर मयूर बाहर जाता रहता है, लेकिन ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। तभी करण गुलेरिया कहते हैं, जरूर तो कुछ ऐसी बात है तो हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छुपा नहीं पा रहे। इस बारे में बात करने के लिए अब करण आगे कहते हैं, आकाश मुझे सच सच बताओ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर कोई भी बहस नहीं चाहता। अब आकाश पहले तो करण गुलेरिया से कहता है कि पापा कोई बात नहीं है, क्योंकि आकाश गुलेरिया यहाँ पर करण को और भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह आकाश गुलेरिया पहले से ही जानता था कि उसके पापा की तबीयत कैसी चल रही है, उसे ज़्यादा टेंशन देना ठीक नहीं होगा। लेकिन करण के अब ज़्यादा फोकस करने के बाद करण गुलेरिया बार बार उसे पूछ रहे थे, तो आकाश तुम्हें मेरी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है, जो सच है वो मुझे बता दो, आखिर मयूर कहाँ है। करण जब आकाश की किसी भी बात का कोई भी आंसर नहीं देता और आंसर देने के लिए ही मना कर देता है तो करण गुलेरिया काफ़ी परेशान हो जाते हैं। करण गुलेरिया अब आकाश के हाथों को अपने हाथों में लेते हैं और फिर लास्ट बार पूछते हैं कि देखो आकाश, अगर बेहतर होगा तुम्हारे मुंह से मैं सारी बातें सुनूं। अगर मुझे बाहर से पता लगी तो शायद तुम भी जानते हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ही मुझे सारी बातें बता दो। अब आकाश जो उस गार्ड्स ने बताई थी सारी की सारी बातें बता देता है और सारी की सारी सिचुएशन भी उसके सामने क्रिएट कर देता है। अनिका यहाँ नहीं है, आकाश कहता है। अनिका और उसकी पूरी टीम या उसके साथियों को
कहीं पर भेजा गया है किसी मकसद को पूरा करने के लिए, लेकिन वहाँ से उनकी लोकेशन टूट गई है। उसके बारे में अभी तक किसी को कोई भी लोकेशन नहीं मिली है। इसलिए मयूर अपनी टीम के साथ अनिका को ढूंढने के लिए गया है। उसके और रोहित की बात हुई थी, शायद रोहित भी उसे ढूंढने के लिए निकल चुका है, लेकिन अभी तक बात एक सीक्रेट है। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे रोहित और मयूर चाहते हैं वैसे ही आप भी इस बात को सीक्रेट रखें। आप किसी के सामने इस बात का जिक्र ना करें। आकाश की बातें सुनकर अब करण के चेहरे के चिंता की लकीरें खींच गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मन क्या करने को कर रहा है, और क्योंकि उसका मन तो पूरा का पूरा बेचैन हो चुका था, जो कल से शांत था, लेकिन वापस उसके शरीर और दिमाग ने वो बेचैनी दोबारा से ले ली थी, या ये कहा जाए कि बेचैनी के कारण वो घिर चुका था। अनिका वहाँ पर खतरे में थी, ये बेचैनी थी, इसलिए करण काफ़ी बेचैन था। उसे पता लग चुका था कि उसकी बेटी किसी खतरे में है। जैसे जब स्वाति मल्होत्रा को पता चला था तो वो भी काफ़ी बेचैन हो चुकी थी। करण को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बेचैनी उसे अनिका की वजह से है या फिर किसी और बात के लिए। करण का चेहरा परेशानी को देखकर अब आकाश गुलेरिया कहता है, पापा आप टेंशन मत लो, अगर वहाँ पर मयूर और रोहित दोनों गए हैं तो उन पर भरोसा करो, वो अनिका को आपके सामने ले आएंगे और साथ में उसे मकसद पूरा करने में भी उसका हाथ बटाएंगे। अब रोहित काफ़ी पावरफुल है, इसके बारे में हम तो जानते ही हैं, और साथ में हमारी अनिका भी किसी आम लड़की से के कई मुकाबला ताकतवर है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मयूर और आकाश दोनों पर ही विश्वास रखना चाहिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अनिका कुछ भी नहीं होगा। आप कृपया करके चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है अभी हमें राजलक्ष्मी का संभालना होगा। अगर वहाँ पर अनिका बचाने के लिए गए हैं तो हमें यहाँ पर अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। अब हमें सबसे पहले राजलक्ष्मी को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, फिर उसको एडमिट कराना चाहिए। क्या पता उसकी डिलीवरी अभी होती हो या फिर कुछ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मयूर के पीछे से हम मयूर के गुनहगार बने, क्योंकि अगर हम अपनी बातों में ही उलझे रहे तो राजलक्ष्मी के साथ कुछ भी दुर्घटना घटने में टाइम नहीं लगता। इसलिए जब तक मयूर आता है तो उसकी फैमिली को हमें सेफ्टी देनी चाहिए, या ये कहा जाए कि उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर रखना चाहिए। अब आकाश की बातों को सुनकर करण गुलेरिया रिलैक्स महसूस करते हैं। अब करण कहते हैं, हाँ आकाश तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, हमें अब राजलक्ष्मी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राजलक्ष्मी का मयूर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है। इसलिए हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ये सब बातें होने के बाद करण गुलेरिया आकाश को कहते हैं कि तुम जाओ, क्योंकि मैं घर पर रहता हूँ, क्योंकि घर में पिंकी और तुम्हारा छोटा चैंप भी है, मैं उनकी देखरेख करता हूँ। तब तक तुम राजलक्ष्मी और श्रेया और नंदिनी के साथ हॉस्पिटल जाओ। आकाश आकर आगे की सीट पर बैठ जाता है, उसके साथ ही वे पीछे की तरफ बैठ जाते हैं। आकाश अपनी गाड़ी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। आकाश ने पहले से ही राजलक्ष्मी के लिए जितनी भी सुविधाएं होती हैं वह सभी उपलब्ध करा चुका था। राजलक्ष्मी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, तब तक उसके लिए एक वार्ड को पहले से ही तैयार करवा दिया गया था, क्योंकि प्रीति खुद एक डॉक्टर थी तो जबकि राजलक्ष्मी भी खुद एक डॉक्टर थी। इसलिए जैसे ही वहाँ गुलेरिया हाउस में इन सब बातों का पता चला तो प्रीति के पास इन्फॉर्मेशन भेज दी गई थी। उससे पहले ही प्रीति ने सारी इन्फॉर्मेशन मिलते ही अच्छे से सब चीज़ों का अरेंज कर लिया गया था, क्योंकि उस टाइम पर ओमकार भी आकाश के पास ही था। तो आकाश ने ओमकार को बता दिया था। ओमकार ने प्रीति के पास फ़ोन करके सारी बातें अच्छे से समझा दी थी और हॉस्पिटल के लिए वो रवाना हो गई। ये सभी बातें भी उसको टाइम से बताता रहा, क्योंकि उसने बता दिया था कि डिलीवरी होने वाली है राजलक्ष्मी की। इसलिए प्रीति भी अब पूरे अच्छे से रेडी हो चुकी थी, और ख़ासकर जो भी चीज़ों का डॉक्टर या फिर स्पेशल नर्स सभी को अच्छे से हायर कर लिया था, ताकि राजलक्ष्मी की डिलीवरी में किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो दूसरी तरफ मारवा हाउस में आयशा मारवा दादी माँ दोनों ही आपस में बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। वहाँ आयशा मारवा कमरे में परेशान इधर उधर घूम रही थी। उसकी परेशानी साफ साफ उसके चेहरे से झलक रही थी। आयशा को बार बार इधर उधर घूमते हुए देखकर दादी माँ कहती हैं, आयशा क्या तुम्हारे यहाँ ऐसे चक्कर लगाने से अनिका को कुछ पता चल पाएगा, या अनिका गायब हो जाएगी या अनिका मिल पाएगी? ये लेकर रोहित भी अब अपना फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं मानती हूँ कि ये बात बहुत ही बड़ी चिंतामय है, लेकिन तुम मुझसे एक बात बताओ, अगर तुम ऐसा ही घूमती रही तो तुम्हारा घुटनों में पेन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में।